नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। दोस्तों, जो हमने जीएस पेपर फर्स्ट पार्ट ए की यूनिट 2 स्टार्ट की थी, उसका यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के दो जो लेक्चर हैं उसमें हमने गर्दविल वंश के बारे में पढ़ा। आज हम नागवंश को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं ये सारथी प्रोग्राम के तहत देख रहे हैं। सारथी प्रोग्राम क्या है? तो हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी 2026 के लिए एक मेंस का बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। साथ में आपको क्लास और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। एमपीपीएससी प्री, मेंस और आंसर राइटिंग क्लासेस आपको इसमें फ्री दी जाएंगी। यानी कि आपको प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर राइटिंग क्लासेस मिलेगी। वीकली टॉपर्स टॉक सेशन होंगे जिसमें आप टॉपर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। साथ में वीकली पर्सनल गाइडेंस सेशन भी होंगे जो कि हमारी जो फैकल्टी है वो लेगी। ठीक है, और आपके जितने भी डाउट हैं स्टडी से रिलेटेड वो यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। और इस जो प्रोग्राम है इसकी जो फीस है वो मात्र 1999 रुपये है, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से HTICS को डाउनलोड करिए, HTICS ऐप जो है, और पेड कोर्स में जाके आप यहाँ से इसको कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं नागवंश की। तो नागवंश का उदय किस प्रकार हुआ? तो बात है दूसरी शताब्दी की। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में कुषाणों के पतन के पश्चात गुप्तों के उदय से पूर्ण। ठीक है, जब कुषाणों का पतन हो गया, जो कुषाण थे इनका पतन, और जो गुप्त वंश था आपका, इनके उदय से पूर्व। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व कुषाणों के पतन के पश्चात और गुप्त राजवंश के उदय के पूर्व जो एक काल हुआ उसको राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल कहा जाता है। ठीक है, जब कुषाणों का पतन हो रहा था और गुप्तों का उदय नहीं हुआ था, उससे पूर्व का काल जो था वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ कि अनेक छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया, है ना। जैसे कि आपका अभीर राजवंश हो गया। कौन सा? अभीर राजवंश हो गया। इक्ष्वाकु राजवंश हो गया। इसके अलावा कुलिंद हो गया। ठीक है, लिच्छवी हो गए। इस प्रकार से अनेक छोटे छोटे राजवंशों का शासन था। इन्हीं राजवंशों में से एक राजवंश निकल के आया जिसका नाम पड़ा नागवंश। इनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, है ना। लेकिन एमपी के संदर्भ में जो है वो आपका पवाया वाले जो राजवंश हैं, जिसने बृषनाग स्थापना की थी, वो महत्वपूर्ण हो जाते। ठीक है ना, उन्हीं को हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब ये जो राजवंश थे, ठीक है, इसने मध्य प्रदेश के विदिशा ग्वालियर क्षेत्र पर शासन किया। एक बहुत प्रसिद्ध वो है इतिहासकार हैं जिनका नाम है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल। ठीक है, केपी जायसवाल जो है नागवंश का संबंध
विदिशा और पद्मावती के नागों से बताते। ठीक है, इन्होंने मतलब इस प्रकार से बताया है कि इनका इतिहास मतलब क्या कहलाते हैं। जो नागवंश है उनका इतिहास अपने को मालूम नहीं है, ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, लेकिन इनने इनकी तुलना समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे जो वीर पराक्रमी सम्राट हैं उनसे की हुई। तो उनसे भी इनको महान बताया है केपी जायसवाल। और एक और इतिहासकार है जिनका नाम है हरिहर विट्ठल त्रिवेदी। क्या नाम है? हरिहर विट्ठल त्रिवेदी। हरिहर विट्ठल त्रिवेदी ने अपनी एक पुस्तक है इनकी, जिसका नाम है कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द नाग किंग्स ऑफ पद्मावती। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द नाग किंग्स ऑफ पद्मावती। ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरिहर विट्ठल त्रिवेदी जी ने। ठीक है, तो इन विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से, ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये जो नागवंश था, नागवंश का उदय उस समय हुआ जब कुषाणों का पतन हो गया था, और गुप्त राजवंश जो है वो उसका उदय नहीं हुआ था। उस समय जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था, है ना, उस समय अनेक छोटे छोटे राजवंश हुए, जिनमें अभीर हो गए, इक्ष्वाकुक हो गए, ना लिच्छवी हो गए, मालव हो गए, और उन्हीं में से एक राजवंश था आपका नाग राजवंश। ठीक है, जिसने उस समय सत्ता की बागडोर संभाली और मध्य प्रदेश के विदिशा एवं ग्वालियर क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, इनका जो शासन क्षेत्र था यदि माना जाए तो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, कुछ लोग इन्हें मथुरा, इनकी जो एक शाखा मथुरा थी, वही शाखा जो है वृषणाथ के समय मध्य प्रदेश के विदिशा में आके स्थापित हुई, ऐसा भी लोग बाग बोलते हैं, है ना, कई सारे इतिहासकार। तो अब हम बताते हैं आपको कि नागवंश के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक आप, ये तो एक मैंने आपको जर्नल परिचय दिया कि नागवंश किस प्रकार से आए, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो नागवंश के बारे में आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागवंश। नागवंश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका परिचय। परिचय, फिर हम पढ़ेंगे इनके संस्थापक। परिचय, फिर हम पढ़ेंगे संस्थापक। उसके बाद हम देखेंगे राजधानियां। के बाद हमें पढ़ना है क्षेत्र। फिर जानकारी के स्रोत। स्रोत, प्रमुख शासक, और अंत में उपलब्धियां। और एक लास्ट में अपन निष्कर्ष भी लिख लेंगे इस बंद से संबंधित। इतना हमें नागवंश के बारे में पढ़ना है। परिचय की यदि मैं बात करूं तो परिचय में मैंने आपको बताया कि नागवंश जो था वो कुषाणों के पतन के पश्चात और गुप्त वंश के उदय से पूर्व, ठीक है, जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल था उस समय उद्भित हुआ एक राजवंश था, जिसने मध्य प्रदेश के
विदिशा और ग्वालियर क्षेत्र पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो इसके बाद इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था इस वंश का, इस वंश का संस्थापक वृषनाग को माना जाता है, वृषनाग को। वृषनाग जो था ये इस वंश का संस्थापक था, जिसने दूसरी शताब्दी ईसा के अंतिम भाग में विदिशा में इस राजवंश की स्थापना की। कहाँ पे की थी, विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में इस राजवंश की स्थापना वृषनाग द्वारा की गई थी। अब यदि हम बात करें राजधानियों की, तो कई सारी राजधानियां रही, इसकी कुल टोटल 3 राजधानियां रही। पहली आपकी थी विदिशा, दूसरी आपकी थी पवाया, राजधानी पहली आपकी हो गई विदिशा, दूसरी हो गई आपकी पवाया, तीसरी हो जाएगी आपकी कुतवार, जिसको कुंतलपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख राजधानी। अब हम यदि बात करें क्षेत्र की, एक तो हो जाएगा आपका ग्वालियर, या आप मैप बना लें, एक हो जाएगा आपका विदिशा, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका शिवपुरी। इस प्रकार से ये जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस राजवंश ने शासन किया। राजवंश का जो शासन रहा वो इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में रहा। फिर इस राजवंश के जो प्रमुख शासक थे, मतलब इस राजवंश की जो जानकारी के स्रोत हैं, उनके बारे में हम बात करें तो देखो, इनकी जो जानकारी के स्रोत रहे, जानकारी के स्रोत, यदि हम बात करें जानकारी के स्रोतों की, तो इसमें हमें सिक्के मिले, पुराणों से भी इनके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। एक ग्रंथ है मालती माधव, जो जानकारी का स्रोत है। हर्षचरित हो गया, बाणभट्ट द्वारा रचित। इसके अलावा अभिलेख इनके समय के जो मिले, या फिर कहीं और से जो अभिलेख मिले, उनमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ ताम्रपत्र लेख हैं, ठीक है, ये इनकी जानकारी के स्रोत बने। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कों की। तो सिक्के, तो नागवंश के इतिहास के संदर्भ में यदि हम बात करें, सबसे प्रमुख एवं प्रमाणित जानकारी जो है वो इस वंश के सिक्कों द्वारा ही प्राप्त हुई। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक हरिहर विट्ठल त्रिवेदी थे, जिनने कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द नाग किंग्स ऑफ पद्मावती नामक एक पुस्तक लिखी है ना। तो इनके संबंध में यदि हम इतिहास की जानकारी की बात करें, तो सबसे स्पष्ट और प्रमाणित जो जानकारी है वो इस वंश के द्वारा जारी किए गए सिक्कों से प्राप्त होती। ये सिक्के कहाँ से मिले, ये सिक्के मुख्यतः
पवाया, विदिशा, आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुई। विदिशा तथा पद्मावती के अतिरिक्त कांतिपुरी यानी कि आधुनिक या कुतवार जो आधुनिक मुरैना है से भी नागों की राजधानी रही, जो कि ये कैसे पता चला कि जो आपका कांतिपुर है वो नागों की राजधानी रही? क्योंकि यहाँ से 18,959 सिक्कों की प्राप्ति हुई है। कितने सिक्कों की प्राप्ति हुई है? 8,959 सिक्कों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से हुई है? तो ये आपकी हुई है कुतवार। ये कहाँ आता है? तो ये आता है मुरैना। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पवाया और विदिशा के अतिरिक्त भी एक इनकी राजधानी रही होगी। ठीक है। 1913-14 में बेसनगर में उत्खनन करवाया गया, वहां से भी नागवंशी सिक्के प्राप्त हुए। 1913-14 में बेसनगर यहाँ पे भी उत्खनन का कार्य करवाया गया। और यहाँ से भी नागवंश के जो हैं वो सिक्के प्राप्त। ठीक है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो सिक्के हैं वो इनकी जानकारी का सबसे स्पष्ट और प्रमाणित स्रोत साबित हुए। फिर हम यदि बात करें पुराणों की, तो नागवंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्वानों द्वारा पुराणों का भी उपयोग किया गया। क्यों? क्योंकि विष्णु पुराण में पद्मावती, कांतिपुरी तथा मथुरा के नाग शासकों एवं वायु पुराण में मथुरा तथा पद्मावती के नाग शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। जो आपका विष्णु पुराण है, इसमें पद्मावती, कांतिपुरी तथा मथुरा के नाग शासकों का उल्लेख है। और जो आपका वायु पुराण है, इसमें मथुरा और पद्मावती के नाग शासकों का उल्लेख। ठीक है। इस प्रकार से सिक्कों के अलावा पुराण भी इस वंश की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत साबित। पुराणों के पश्चात कुछ ग्रंथ जैसे कि मालती माधव, मालती माधव तो मालती माधव की रचना किसने की? तो इसकी रचना की आपकी भवभूति ने। ठीक है। मालती माधव में पद्मावती नगर जो है आपका, पवाया है या पद्मावती, की चर्चा की गई है। ठीक है। इसके अलावा हर्षचरित जो है आपका, किसने की इसकी रचना? तो बाणभट्ट ने।
बाणभट्ट द्वारा जो हर्ष रचित है, हर्ष चरित है, इसमें नागवंश का उल्लेख जो है, नागसेन का उल्लेख जो है, ठीक है, मतलब कि नागवंश के एक राजा रहे नागसेन। नागसेन का उल्लेख पद्मावती के राजा के रूप में किया गया है, ठीक है। जो हर्षचरित है उसमें नागसेन यानी नागवंश के एक राजा थे नागसेन, इनका उल्लेख पद्मावती के राजा के रूप में किया गया है, ठीक है। फिर हम बात करें यदि अभिलेखों की, तो इनकी जानकारी के संबंध में जो अभिलेख हैं, पहला तो हो जाएगा समुद्रगुप्त के समय का प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये आपका किसके समय का है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, जो कि इलाहाबाद से मिला है, इसमें उन राजाओं की सूची प्राप्त होती है जिनको समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था, और उस सूची में नागवंश के गणपति नाग, नागदत्त और नागसेन नामक राजाओं का नामोल्लेख मिलता, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आपका समुद्रगुप्त के काल का है, ठीक है। इसकी प्राप्ति इलाहाबाद से हुई है और इसमें उन राजाओं का वर्णन है जिनको समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया। उन राजाओं की सूची में गणपति नाग, नागदत्त और नागसेन भी शामिल हैं। इसी तरह नागवंश और गुप्त वंश के संबंध में एक जानकारी का जो स्रोत है वो जूनागढ़ अभिलेख भी। जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें नागवंश और गुप्त वंश जानकारी मिलती। ये आपके हो गए अभिलेख। फिर कुछ ताम्रपत्र लेख भी हैं जो इस वंश की जानकारी का स्रोत बने। उसमें पहला हो जाएगा आपका ताम्रपत्र की यदि हम बात करें, पहला हो जाएगा आपका पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र से क्या ज्ञात होता है कि जो कुबेर नागा थी, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जो पुत्री थी, सॉरी, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके साथ रागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा का जो वैवाहिक संबंध है, ठीक है, वो उसका वर्णन किया गया है पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र लेख में क्या वर्णन किया गया है? कुबेर नागा, कुबेर नागा और कुबेर नागा और समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन दोनों के वैवाहिक संबंध का वर्णन किया गया है और यह भी बताया गया है कि इनसे एक संतान की उत्पत्ति प्राप्त हुई थी, जिसे प्रभावती गुप्त कहा गया। ये आपका पूना ताम्रपत्र ले। इसके अलावा भावनाग के बारे में हमें
एक बकाटक राजवंश या राजाओं के शिलालेख से भी पता चलता है। बकाटक नरेश जो प्रवरसेन द्वितीय था वो महाराज श्री भावनाग का दौहित्र था, जो उन भारसेवों के वंश से उत्पन्न हुए थे। ठीक है ना, तो एक जानकारी आपको यहाँ पे भी मिलती है। तो ये हो गए भैया आपके नागवंश की जानकारी के प्रमुख। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासकों की। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासकों। तो नागवंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें नागवंश प्रमुख शासक, नागवंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहले होते हैं आपके वृषनाग। वृषनाग के पश्चात आते हैं आपके भीमनाग। भीमनाग के पश्चात आते हैं आपके स्कंदनाग। स्कंदनाग के पश्चात बृहस्पति नाग। बृहस्पति नाग के पश्चात आएंगे आपके व्याघ्रनाग। व्याघ्र व्याघ्रनागर के पश्चात आप यहां से लिखें रविनाग। रविनाग के पश्चात आएंगे आपके भावनाग या भवनाग। भवनाग के बाद आएंगे आपके प्रभाकर नाथ। और इसके बाद आएंगे आपके देवनाग। लास्ट में आएंगे गणपति नाग। गणपति नाग जो थे वो अंतिम शासक थे। और वृषनाग जो थे वो इस रवंश के संस्थापक और प्रथम शासक। आपको एक फैक्ट और सुनने को मिला होगा जो मैं आपको बता देता हूं कि जो नाग राजा थे ना, ये शैव धर्म के उपासक और शिवलिंग धारण करते। ठीक है, नाग राजा जो थे वो शैव धर्म के उपासक थे, जितने भी ये शासक थे, है ना। इसलिए देखो सबके पीछे क्या है, नाग लगा हुआ है ना। और इसी से मतलब शिवलिंग धारण करते थे, इसी से इनका नाम भारशिव भी पड़ा। और इनकी मुद्राओं पर त्रिशूल व नंदी का अंकन भी मिलता। उन्हें जो मुद्राएं प्रचलित, त्रिशूल और नंदी का अंकन। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं वृषनाग की। तो जो वृषनाग था यह नाग वंश का प्रतापी शासक था। नाग वंश का प्रतापी शासक था, जिसे मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक भी माना जाता है। जो आपका वृषनाग था यह नागवंश का प्रतापी शासक था, जिसे मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक भी माना जाता है।
इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया और शासन किया। यदि हम बात करें इसकी उपलब्धियों की, तो सबसे पहली तो इसकी उपलब्धि यही है कि इसने कुषाणों को पराजित किया तथा राज्य की रक्षा की। कुषाणों को पराजित किया तथा राज्य की रक्षा की। दूसरी आप इसकी उपलब्धि लिख सकते हैं, इसने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। इसका एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ। इसने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। इसका एक सिक्का विदिशा से प्राप्त होता। अनेक मंदिरों एवं मठों भवनों का निर्माण करवाया। ठीक है, और जन कल्याणकारी कार्य भी की। अनेक मठों, मंदिरों, भवनों का निर्माण करवाया और अनेक जन कल्याणकारी कार्य भी। ठीक है, फिर पुराणों के अनुसार वृषणाग की पुत्री जो रेवा थी, इसका विवाह, मतलब इसने मंदाताओं जो थे, ठीक है, उसके पुत्र पुरुकुश जो है उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पुराणों के अनुसार, पुराणों में बताया गया है, पुराणों के अनुसार वृषणाग जो है आपका, इसकी पुत्री रेवा का विवाह मंधाता, राजा मंधाता के पुत्र पुरुकुस से हुआ था। ठीक है ना, पुरुकुस ने इनकी जान बचाई थी। जो पुरुकुस था, ये आपका इक्ष्वाकुक वंश का शासक था। ठीक है, पुरुकुस कौन था? इक्ष्वाकुक वंश का शासक था। अब इसने क्या, और ये निर्माण क्षेत्र में शासन करता था। इसने एक बार वृषणाग की मौनेव गंधर्वों से रक्षा की थी, जान बचाई थी। उससे खुश होकर वृषणाग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह मंदाता के पुत्र पुरुकुश से कर दिया था। बाद में पुरुकुश ने रेवा का नाम बदल के क्या कर दिया था? नर्मदा कर दिया। इस प्रकार की पुराणों में एक कहानी है जो यहाँ पे सुनने को मिलती है।
ठीक है, तो ये हो गई राजा वृषणाग की उपलब्धियां। इसके बाद अगले शासक हुए वो थे भीमनाग। कौन हुए? भीमनाग। भीमनाग। तो भीमनाग जो थे ये वृषनाग के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने जो राजधानी विदिशा थी, राजधानी जो विदिशा थी, विदिशा से पवाया, जो कि ग्वालियर है वर्तमान का क्षेत्र, स्थानांतरित की। ग्वालियर से पवाया राजधानी किस नाग शासक ने स्थानांतरित की? तो ये की थी आपकी भीमनाग ने। ठीक है, अब जो आपका पवाया था ये आपका किस नदी के किनारे था या किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो सिंध और पार्वती नदी, सिंध और पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ था पवाया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भगवान शिव का मंदिर धूमेश्वर धाम का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्होंने और क्या करवाया? भगवान शिव के मंदिर धूमेश्वर धाम का निर्माण, ठीक है, करवाया। और साथ में इन्होंने क्या किया? पवाया नगरी में वाणिज्य को बढ़ावा दिया। पवाया में व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा दिया। ठीक है, बाहरी शत्रुओं से रक्षा की तथा नाग वंश का विस्तार किया। ये भी लिख सकते हैं, बाहरी शत्रुओं से, बाहरी शत्रुओं से रक्षा तथा नाग वंश का विस्तार। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि भीमनाग जो थे, भीमनाग के पश्चात, भीमनाग के पश्चात आपके जो उत्तराधिकारी के रूप में स्कंदनाग, तो भीमनाग के पश्चात इनके उत्तराधिकारी हुए स्कंदनाग और बृहस्पति नाग, जिन्होंने क्रमशः शासन किया। इन दोनों के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पवाया से प्राप्त होते हैं। पवाया से भीमनाग और स्कंदनाग और बृहस्पति नाग के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर इनके पश्चात क्रमशः व्याघ्रनाग, विभुनाग, रविनाग
आदि शासक। और रविनाग के पश्चात जो शासक हुए वो थे भावनाग। ठीक है। अब इन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है अधिक मात्रा में, तो मैंने आपको एक लिंक बना के दे दिया है कि कौन किसके बाद हुआ। ठीक है। भीमनाग का पुत्र था, देखो वृषनाग का पुत्र हुआ, उत्तराधिकारी हुआ भीमनाग। भीमनाग के दो पुत्र थे, स्कंदनाग और बृहस्पतिनाग, जिन्होंने क्रमशः शासन किया। फिर इनके जो सिक्के हैं वो आपको पवाया से प्राप्त होते हैं। इनके पश्चात व्याघ्रनाग, विभुनाग, रविनाग आदि शासक हुए। ठीक है। फिर रविनाग के पश्चात शासक हुआ भावनाग। ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भावनाग बोले या भवनाग बोले। भवनाग ने रविनाग के पश्चात राजवंश की जो सत्ता है उसकी बागडोर संभाली। इसके शासनकाल का इसके शासनकाल का एक सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ आपको, तो पवाया से प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके शासनकाल का एक सिक्का पवाया से प्राप्त हुआ। भावनाग एक शक्तिशाली एवं कूटनीतिज्ञ राजा था। अब इसको शक्तिशाली एवं कूटनीतिक क्यों कहा गया, देखो भवनाग जो था आपका, भवनाग एक शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ शासक था। क्योंकि भाई इसने, इसको ऐसा क्यों कहा गया, इसने अन्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें अपना संबंधी बनाया और अपने राजवंश की रचना की। तो मतलब कहीं ना कहीं इसने कूटनीति का और जो राजनीति है उसका प्रयोग किया। अब शक्तिशाली, जब अन्य राजाओं का इसे समर्थन प्राप्त हुआ वैवाहिक संबंधों के द्वारा, तो ये एक शक्तिशाली राजा बना। तो भावनाग के संबंध में हम लिखते हैं कि, भवनाग के संबंध में हम लिखते हैं कि यह एक शक्तिशाली और कूटनीतिक शासक था, जिसकी पुत्री का विवाह इसकी पुत्री का विवाह एक बकाटक नरेश इसकी पुत्री का विवाह बकाटक नरेश से हुआ था। गौतमी पुत्र बकाटक भारसिव वंशी भावनाग का या फिर भवनाग का दौहित्र था, जिसका उल्लेख कन्नौज के समीप एक चम्मक नामक स्थान से प्राप्त बकाटक नरेश प्रवर्तन द्वितीय के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ठीक है। तो एक दौहित्र, मतलब दौहित्र था जो आपका क्या कहलाते, बकाटक नरेश था, वो इसका दौहित्र था। और इसका सिक्का जो, सॉरी, इसके बारे में जो जानकारी है वो बकाटक नरेश प्रवर्तन द्वितीय के एक ताम्रपत्र लेख में मिलती। ठीक है। अब भीमनाग के पश्चात आपके देवनाग शासक बना, जिसके पश्चात गणपति नाग इस वंश का अंतिम शासक हुआ। भीमनाग के बाद आया देवनाग और देवनाग के बाद आया गणपति नाग। ये इस वंश का अंतिम शासक हुआ।
गणपति नाग के बारे में आप लिख सकते। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये स्लाइड चेंज हो गई थी। भीमनाग के पश्चात नहीं, भवनाग के पश्चात हुआ आपका देवनाग, देवनाग के पश्चात हुआ गणपति नाग। ठीक है ना। अब गणपति नाग के बारे में अंतिम शासक था, तो 3 नंबर में पूछ सकते, तो इनको लिख लो आप भैया। गणपति नाग में लिखें आप नाग वंश का अंतिम शासक। इनके सिक्के जो हैं वो आपके पद्मपुर पवाया से प्राप्त हो क्या हुए। प्रयाग प्रशस्ति मतलब ऐसा भी माना जाता है कि जो पवाया था इसका सबसे ज्यादा विकास गणपति नाग के समय हुआ। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, सॉरी, गुप्त वंश के जो सम्राट थे, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त सम्राट या राजा, गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित किया और उसके राज्य को गुप्त वंश में मिला लिया। तो इस प्रकार से जो नागवंश है, नागवंश की समाप्ति और पतन होता है। ठीक है, तो ये हो गए भैया नागवंश के प्रमुख शासक और उनकी बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागवंश का राजनैतिक नागवंश का राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिदृश्य, या इसी को आप बोल सकते हैं नागवंश की उपलब्धियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनैतिक परिदृश्य। तो राजनैतिक परिदृश्य में आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो संभवतः जो यहाँ पे था वो राजा का पद सर्वोच्च होता। नागवंश के समय जो राजा हुआ करता था, राजा का पद जो था वो सर्वोच्च होता था।
राजा का पद सर्वोच्च होता था, उसकी सहायता के लिए सामंत और अन्य पदाधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। नागवंशियों द्वारा स्थापित जो राज्य का स्वरूप जन कल्याणकारी था तथा उनके शासन का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण एवं व्यक्ति कल्याण। आप इसमें लिखेंगे कि जो राजनीतिक जीवन, जो राजनीतिक जो परिदृश्य है, उसमें राजा का पद जो था वो सर्वोच्च होता था। ठीक है। और साथ में जो राजा का पद था वो सर्वोच्च था तथा राजा की सहायता हेतु अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। राजा की सहायता हेतु अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनका जो राज्य का जो क्या कहलाते स्वरूप था, ठीक है, वो जन कल्याणकारी था। ठीक है। लिख लो आप ये पॉइंट कि राज्य का स्वरूप जन कल्याणकारी था। ठीक है। इसके अलावा नागवंशी राजा जो थे वो आपके पराक्रमी भी थे, साहसी भी थे, शूरवीर भी थे, साथ साथ ये राजनीतिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी एवं कुशल राजनीतिक और कूटनीतिक भी। अब कुशल राजनीतिक और कूटनीतिक क्योंकि उनके द्वारा बकाटक एवं गुप्त वंश के साथ क्या किए गए हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या साम्राज्य को रक्षा करने के लिए, सेना को और पावरफुल बनाने के लिए अन्य राजवंशों के साथ राजाएं क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, है ना, जो कि पहले से चला आ रहा है। तो ये इनके समय में किया गया। तो हम कह सकते हैं कि नागवंशी शासक जो थे वो पराक्रमी, साहसी, शूरवीर होने के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी, कुशल राजनीतिक और कूटनीतिक भी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। यदि हम बात करें धार्मिक जीवन की, तो जो आपके ये थे, ये वैदिक धर्म को भी मानते थे। वैदिक धर्म, नाग शासक प्राचीन वैदिक धर्म एवं परंपरा के पुनर्प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ठीक है। इनको वैदिक धर्म परंपरा का पुनर्प्रतिष्ठापक कहा जाता है। यही कालांतर में भारतीय नाग कहलाए और भारतीय वंश की जो जड़ें थी वो धर्म द्वारा सिंचित की गई थी। मतलब कि ये लोग धर्म से बहुत जुड़े हुए थे। धर्म एवं नैतिकता उनके जीवन की आधारशिला। ठीक है। पद्मावती पद्मावती के नाग शासक मूलतः शैव मतलम्बी थे, ये आपको पता होगा। ठीक है। यह उनके मंदिरों व मूर्तियों में के जो अवशेष हैं, ठीक है, या उनके द्वारा निर्मित जो सिक्के हैं उसमें देखने को मिलता है। इनके सिक्कों पर नाग, बरगद के पेड़ आदि प्राप्त हुआ करते। इसके अलावा यदि हम बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता, नागवंश शासक यद्यपि शैव धर्म के मतावलंबी थे, लेकिन इन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी यह सहिष्णु थे। ठीक है। इस तथ्य की जो पुष्टि है वो आपकी कैसे होती है, कि कैसे पता चला कि भाई ये धार्मिक सहिष्णु थे, ये शासक जो थे वो धार्मिक सहिष्णु थे।
धार्मिक सहिष्णुता इनमें थी। कैसे पता चला? तो इनके शासन काल में निर्मित एक विष्णु मंदिर तथा एक खंडित बौद्ध प्रतिमा के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए। विष्णु मंदिर और खंडित बौद्ध प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये लोग कैसे थे, धार्मिक सहिष्णु थे। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक जीवन की यदि हम बात करें, इनके सांस्कृतिक एवं, या इसी को आप बोल सकते हैं कला एवं स्थापत्य। सांस्कृतिक एवं कला स्थापत्य। ठीक है, सांस्कृतिक एवं कला स्थापत्य की यदि हम बात करें तो इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों में आपको बात पता है कि ये जो थे वो आपके शैव मतावलंबी थे, तो इन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे आपका हो गया धूमेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण बिंदु मंदिर, स्वर्ण बिंदु मंदिर जो है वो आपका एक शिव मंदिर है जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। इसका निर्माण नागवंशी शासक भूत नंदी ने करवाया था। भूत नंदी। यह एक क्या है, शिवलिंग है। ये आप लिख लो, यहाँ पे ये आ सकता है 3 मार्कर में। शिवलिंग क्षेत्र यानी कहाँ पे ये स्थित है, तो ये आपका पवाया ग्वालियर स्थित है ये। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागवंशी शासक भूत नंदी। इसके अलावा पवाया जो है ग्वालियर जिले की एक तहसील है ना। भीतरवार एक वो है तहसील, है ना, के अंतर्गत आता है। वहां पे एक विष्णु मंदिर के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक विष्णु मंदिर के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। ठीक है, भवन जो थे वो आपके ऊंचे हुआ करते थे, जिसके जो ध्वंस है, मतलब जिनके जो अवशेष हैं, वो आज भी आपको विदिशा, पवाया आदि से देखने को। फिर हम यदि बात करें मूर्ति कला की, तो नाग शासकों के समय प्राय पत्थर एवं मिट्टी का उपयोग कर मूर्तियों का निर्माण किया जाता। मूर्तियां, यदि हम बात करें मूर्तियों की, जो मूर्तियां होती थी वो पत्थर व मिट्टी की बनी होती थी। मूर्तियां आपकी पत्थर व मिट्टी की बनी होती थी। नाग शासक की बहुत सी पाषाण पत्थर निर्मित जो मूर्तियां हैं वो पवाया से प्राप्त हुई। ठीक है, क्योंकि ये इनकी राजधानी थी। अब ये जो मूर्तियां थी बड़ी कलात्मक एवं आकर्षक हुआ करती थी। इनकी प्राप्ति से नाग शासक की शैव, वैष्णव एवं शाक्त मतों की सुरक्षा एवं समन्वय का ज्ञान होता है ना। क्योंकि ये जो मूर्तियां थी वो आपकी शैव धर्म, वैष्णव धर्म, है ना, और शाक्त धर्म से संबंधित थी, तो उनकी सुरक्षा इन्होंने की, ऐसा यहाँ से प्राप्त। ठीक है, फिर
इसके अलावा यदि हम बात करें तो शिक्षा जो है, नाग शासनों के समय में जो आपका पद्मावती था वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का एक महान केंद्र या प्रमुख केंद्र था, जहाँ पे कई छात्र छात्राएं ज्ञान अर्जित करते। पद्मावती ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र एवं साहित्य आदि विशेष शाखाओं की उच्च शिक्षा का एक प्रमुख, मतलब कि यहाँ पे आपको ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा यहाँ पे दी जाती। फिर इनके समय के जो सिक्के हैं, तो सिक्कों के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो सिक्के मिले हुए हैं तो वो मतलब कि एक प्रकार से क्या है इन, ठीक है ना। सिक्कों के बारे में मैंने स्रोत में लिखवाया था, आपको बाकी नोट्स में मिल जाएगा। तो अब यदि हम निष्कर्षता बोलें तो निष्कर्षता यह कहा जा सकता है, आप यहाँ पे एक निष्कर्ष लिख सकते हैं नागवंश से संबंधित। तो निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि नागों के समय तत्कालीन समाज के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन का एक आदर्श चित्र हमारे सामने या हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। भारतीयों के शासनकाल में भारतीयों के शासनकाल में पद्मावती नाग शाखा का इतिहास गौरवशाली रहा, जिसके कालावशेष आज भी उस काल की कला एवं संस्कृति का परिचय देते हैं। ये आप निष्कर्ष था, एक निष्कर्ष इस राजवंश के बारे में। ठीक है भैया, तो ये हुआ आपका नाग राजवंश, जो कि आज के इस लेक्चर में हमने कवर की। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नए राजवंश को। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, जय हिंद, जय